तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। और एंशिएंट हिस्ट्री से हम लोग शुरू करेंगे, कंप्लीट स्टार्टिंग से देखेंगे कि आखिर क्या है एंशिएंट हिस्ट्री, कहाँ कहाँ पे इसके यूजेस वगैरह हैं। वापस नहीं, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा हम लोग इसमें लेकर चलेंगे, नॉट जस्ट लाइक हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री इज अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट एज क्लोजर एंड नियरर एज इट इज पॉसिबल। तो क्या चीज है कि हम उसके आसपास की चीजों को देख करके चलते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो पास्ट में हो चुकी है उस सबको हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर सके। हिस्ट्री तो हमारे पास इसमें कुछ सोर्सेज आते हैं। ओके, जिस सोर्स में से एक सोर्स होता है इंडिजिनस सोर्स। तो हिस्ट्री के अंदर में कौन सा सोर्स आ रहा है? तो इंडिजिनस सोर्स। अगर हम हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो एक होता है इंडिजिनस सोर्स, और इस इंडिजिनस सोर्स के अंदर आते हैं आपके लिटरेरी सोर्स एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो एक इंडिजिनस सोर्स होते हैं, अनदर वन इज फॉरेन सोर्स। फॉरेन सोर्स लिटरेरी सोर्स में हम लोग लिटरेचर वगैरह देखते हैं, ब्रह्मानस वगैरह देखते हैं, क्या वेदास हो गया। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम लोग देख कर चलते हैं कि इससे हमें पता चलता है कि लिटरेरी सोर्स क्या है, कहाँ से है, कि कौन कौन सी किताब से ली गई है। ठीक है, हम लोग इपिक्स वगैरह को देखेंगे, रामायण और महाभारत। ठीक है, देन आफ्टर एक सवाल यहाँ से बनता ये है कि हु रोट रामायण, कि रामायण किसने लिखी थी? एक सेकेंड, आई थिंक, सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा था ये वाली। ओके, हु रोट रामायण, रामायण किसने लिखी थी? आपसे यहाँ एक सवाल बनेगा, या हु इज द ऑथर ऑफ रामायण। ठीक है, तो आपके रामायण के राइटर जो थे वो थे वाल्मीकि। वाल्मीकि रामायण के राइटर कौन थे? तो इट इज वाल्मीकि। और अगर महाभारत का राइटर आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो वेद व्यास, कंफ्यूज मत होइएगा। रामायण के वाल्मीकि, महाभारत के वेद व्यास। ओके, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में हमारे पास जैसे क्वाइंस हो गए या पुराने कुछ बर्तन वगैरह हो गए, या अगर हम बात करें कि कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे पास ओल्ड। ठीक है, तो इन सबको हम लोग देख करके हम लोग गेट करते हैं कि अच्छा ये चीजें हुआ करती थी, या राजा वगैरह ने कुछ पिलर पे छपवा दिया इंस्क्रिप्शन वगैरह। तो उन सारी चीजों को देखकर हम लोग गेट करते थे हिस्ट्री के बारे में। ओके, देन आफ्टर हमारे पास आ जाता है फॉरेन सोर्स। फॉरेन सोर्स में हमारे पास है ग्रीक एंड रोमन सोर्स। ग्रीक एंड रोमन सोर्स में हेरोडेटस। तो हेरोडेटस ने पॉलिटिकल कंडीशन बताई थी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की। ठीक है, और इसकी फेमस बुक है द हिस्ट्रीज। ठीक है, तो यहां से एक सवाल बनेगा, हु रोट द हिस्ट्री, या हु इज द राइटर ऑफ द हिस्ट्रीज। द हिस्ट्री, द हिस्ट्रीज, हु इज द राइटर ऑफ द हिस्ट्रीज। सॉरी, ये आगे पीछे थोड़ा, हु इज द राइटर ऑफ द हिस्ट्रीज। देन आफ्टर हमारे पास आता है मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज इज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूसिस। मेगास्थनीज इज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूसिस। मेगास्थनीज इज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूसिस। सेल्यूसिस, Seleucus। मेगास्थनीज इज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूसिस। और कहाँ पे था? तो एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो मॉडर्न मॉडर्न एम्पायर हम लोग जानते ही हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के इसमें था। और मेगास्थनीज की फेमस बुक तो इंडिका। इसने एक इंडिया के ऊपर बुक लिखी थी जिसका नाम इंडिका था। बल्कि अगर हम बात करें इंडिका की, तो इंडिका की जो ओरिजिनल कॉपी है वो बिल्कुल लॉस्ट हो चुकी है। ठीक है, और इसके कुछ फ्रेगमेंटेड पार्ट्स को रखा गया है।
और क्या हुआ था कि जब कुछ पार्ट बची है तो उसको किसी और ने भी उसमें फिर ऐड अप किया है क्लासिकल राइटर्स के द्वारा। और इंडिका की अगर हम बात करें तो इंडिका सिर्फ आपको वहां की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नहीं देता कि मॉडर्न एम्पायर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है, बल्कि वहां पे ये भी आपको बताता है कि वहां पे लोग कैसे थे। इट मीन्स की सोशल क्लासेस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मॉडर्न पीरियड में कैसी थी। देन आफ्टर, हाँ, तो इसमें आपका दो सवाल बनेगा। एक सवाल, मेगास्थनीज की कौन सी बुक है, तो इंडिका, ठीक है। किसके कोर्ट में था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। ये किसका अम्बेसडर था, ठीक है, तो ये था आपका सेल्यूसस का। ओके। और हेरोडेटस से एक सवाल, इनकी फेमस बुक हिस्ट्रीज है, द हिस्ट्रीज, टीएचई, द हिस्ट्रीज। देन आफ्टर, टॉलेमी। तो टॉलेमी की जो बुक थी वो क्या, किस चीज के ऊपर बेस्ड थी, वो ज्योग्राफी के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है। टॉलेमी बुक्स ज्योग्राफी है, ऐसे ज्योग्राफी, तो ये ज्योग्राफी के ऊपर ही बेस्ड थी, मतलब कि क्या इन्फॉर्मेशन देती थी, तो कहाँ पे पहले हम लोग ट्रेड करते थे, क्या हमारा ट्रेड किस किस रीजन में होता था, ठीक है। मतलब कि इट बेसिकली टॉक अबाउट द एंशियंट ज्योग्राफी एंड कॉमर्स ऑफ इंडिया। It basically talks about ancient geography and commerce of India. उसके बाद आता है पालिनी। ओके, तो पालिनी की नेचुरल हिस्टोरिया फेमस है, यू कैन जस्ट राइट डाउन पालिनी, इसकी नेचुरल हिस्टोरिया, नेचुरल हिस्टोरिया, नेचुरल हिस्टोरिया। ओके, तो ये कौन से टाइम पीरियड की थी, तो ये अराउंड फर्स्ट सेंचुरी के पास की थी, ठीक है। और इसको लिखा गया था रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। और ये बताता है, इट बेसिकली टॉक्स अबाउट द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इटली, इंडिया एंड इटली। तो अगर हम बात करें कि मैप की अगर हम बात करें तो आपको थोड़ा बहुत अगर याद होगा कि ये अगर अफ्रीका है सपोज, ठीक है, अगर ये अफ्रीका है, हॉर्न्स एंड ऑल, यहाँ पे आपका, ये आपका मेडिटेरियन यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब मेडिटेरियन में ही आपको यहाँ पे इटली मिलेगा, जहाँ पे मैंने आपको बताया था ग्रीस है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप ज्योग्राफी से याद करोगे तो ये किसके बारे में बताता है, ट्रेड बिटवीन द इंडिया एंड इटली। ओके, तो यहाँ से टोटल इतने सवाल बन सकते हैं। मेगास्थनीज की इंडिका, हेरोडोटस की द हिस्ट्रीज। मेगास्थनीज किसके कोर्ट में आया था, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था। मेगास्थनीज कौन था, ही इज अम्बेसडर ऑफ सेल्यूसियस। टॉलेमी की क्या है, तो टॉलेमी की ज्योग्राफर है, ज्योग्राफर हो गई, जिसमें किस चीज के बारे में बात है, तो ये आपका बताता है कि एंशियंट इंडिया में या एंशियंट ज्योग्राफी में कहें कि ट्रेड और कॉमर्स की बात करता है। पालिनी क्या है, पालिनी की नेचुरल हिस्टोरिया है, और नेचुरल हिस्टोरिया अराउंड वन सेंचुरी एडी में आई थी, ठीक है। और ये किस चीज के ऊपर बात करती है, तो नेचुरल हिस्टोरिया, तो इट्स बेसिकली टॉक अबाउट द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इटली। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। ओके, देन आफ्टर हमारे पास आता है चाइनीज राइटिंग, क्योंकि फॉरेन सोर्सेज में चाइनीज राइटिंग भी कुछ आती है। तो चाइनीज राइटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें आता है फाहियान। फाहियान कौन से टाइम पीरियड पे आया था, 399 से 414 तक। फाहियान ये किसके टाइम पीरियड, मतलब कि जब ये आया था तो किसके, मतलब कोर्ट उस वक्त किसी का रहा होगा या किसी का रूल रहा होगा, ठीक है। तो वो किसका रूल रहा था फाहियान के टाइम पे, तो फाहियान के टाइम पे रूल था चंद्रगुप्त सेकंड का, जिस वक्त वो आया था, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड। ही केम ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। तो एक सवाल यहाँ से ये बन जाता है कि आखिर ये किसके टाइम पीरियड पे आया था, किसके रेन में आया था, ठीक है। उसके बाद फाहियान की कौन सी बुक है, फाहियान ने कौन सी बुक लिखी है ना, फू कोई की, ठीक है, फू कोए की,
फुकोई की, फाहियान की कौन सी किताब है? तो फुकोई की। तो ये किस चीज के ऊपर बात करता है? ये जो बुक रहती है ये बेसिकली, तो फाहियान अपने बुक में ये बात करता है कि सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिकल कंडीशन इंडिया का क्या था। ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त सेकंड है, तो ये किसका कौन सा टाइम पीरियड है? तो ये गुप्ता का टाइम पीरियड है। ठीक है, चंद्रगुप्त हो गए, स्कंदगुप्त हो गए, समुद्रगुप्त हो गए, तो बहुत सारे। ठीक है, तो इसमें ये अपने बुक में क्या लिखता है? तो इट बेसिकली डिस्क्राइब सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशन इन इंडिया। किसके टाइम पीरियड पे? तो गुप्ता के टाइम पीरियड्स पे। उसके बाद आता है युआन चुआंग। तो युआन चुआंग किस चीज के ऊपर बात करता है? ये इसका जो टाइम पीरियड रहता है ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, आपको मैंने बताया था हर्षवर्धन के बारे में कि हर्षवर्धन की डेथ के बाद मिडाइवल इंडिया शुरू हो जाती है। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। ठीक, तो युआन चुआंग किस वक्त आया था? ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन इन 629। तो एक आपका ये भी सवाल इससे बन सकता है कि कौन सा ईयर था? तो इट इज 629 एडी। 629 एडी। ओके, हु इज नोन एज प्रिंस ऑफ पिलग्रिम? क्वेश्चन लिखिए, हु इज नोन एज प्रिंस ऑफ पिलग्रिम? हु इज नोन एज प्रिंस ऑफ पिलग्रिम? आंसर में लिखिए युआन चुआंग। युआन चुआंग, युआन चुआंग इज नोन एज प्रिंस ऑफ पिलग्रिम। अगर हम बात करें हुआन सांग की जो बायोग्राफी है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके दोस्त के द्वारा लिखी गई है। हुआन सांग की बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? इसके फ्रेंड के द्वारा। इसके फ्रेंड का नाम क्या था? हुईली। HWUILI, हुईली। और इसके दोस्त ने इंडिया को क्या कहा था? तो इंडिया को इसने कहा था लैंड ऑफ मून्स। अगर हम चाइना में बात करें तो चाइनीज लैंग्वेज में तो इसको कहते हैं इंतु। INTU, इंतु, मतलब लैंड ऑफ मून्स। देन आफ्टर हम इत्सिंग की अगर बात करें तो इत्सिंग कौन से टाइम पीरियड पे था? तो इसका टाइम पीरियड है 673 टू 695। तो अगर हम एक इसको जनरलाइज करें तो जनरलाइज करने पे वो क्या पता चलेगा कि इत्सिंग केम ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी। इत्सिंग, अब देख लो, है ना, हुआन सांग देख लो, ये भी क्या है? ये भी 7th सेंचुरी में आया है, बट बिगिनिंग ऑफ द 7th सेंचुरी। और ये है इत्सिंग एट द एंड ऑफ 7th सेंचुरी। तो ये जब आया था तो इसने जो ये इंडिया आया 7th सेंचुरी में, एंड इसने कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन छोड़ी सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ द पीपल के बारे में, लोगों के बारे में क्या खेल। तो इससे बस एक ही सवाल बनता है कि 7th सेंचुरी में, मतलब कि ये कौन से टाइम पीरियड पे आया था? तो 7th सेंचुरी के टाइम पीरियड पे आया था। देन आफ्टर हमारे पास आते हैं फॉरेन सोर्स। ठीक है, तो फॉरेन सोर्स में बहुत सारे सोर्स आते हैं, बट अभी हम सिर्फ एक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अरब ट्रैवलर था अल बिरूनी। तो अल बिरूनी, तो अल बिरूनी कब आया था? तो अल बिरूनी की अगर हम बात करें तो ये आया था महमूद ऑफ गजनी के साथ। महमूद ऑफ गजनी, आपको याद होगा गजनवीड्स एम्पायर, महमूद ऑफ गजनी। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो कोई इशू नहीं है, मैं फिर आगे चलूंगा। तो अभी बस इतना जान के रखिए महमूद ऑफ गजनी के टाइम पे आया था। गजनवीड्स, फिर घोडिट्स आ गए, फिर तो ये सारी चीजें थी, गजनवीड्स, घोडिट्स। ठीक है,
और इसने लिखी थी तहकीके हिंद, अल बिरूनी ने। तहकीके हिंद, तहकीके हिंद, तहकीके हिंद। सर एक कॉमन डाउट है, 21 सेंचुरी कहते हैं पर इट्स 20th वाइज सो, हम 21st सेंचुरी कहते हैं पर इट्स 20th वाइज सो। नहीं, ये 21st सेंचुरी है। देखो क्या होता है कि आप ईयर को इतना याद रखो कि कभी भी अगर आप ईयर को अगर आप बात कर रहे हो तो अगर 901 से 1000 तक लिखा है तो इट इज अ 10th सेंचुरी। इन द सेम वे अभी हमारे पास क्या चल रहा है, 2022, तो हमारे पास कौन सा ईयर होना चाहिए, 2001 से 2100। दिस इज द 21st सेंचुरी। इसीलिए बहुत बार हम लोग ये भी बोल देते हैं कि पापा आप जो है 20वीं सदी के हो या 19वीं सदी के हो। ठीक है, वी आर यंग एंड वी आर फ्रॉम 21st सेंचुरी। ये आपकी थिंकिंग उस तरह की है। ओके, उसके बाद तो अलबिरूनी का, अलबिरूनी कौन सा मतलब सेंचुरी में आया था, तो अगर हम इसकी बात करें तो इट केम इन 11th सेंचुरी, क्योंकि उसके बाद ही आपको पता है कि 1206 के अराउंड, 1206 to 8 के अराउंड आपकी स्लेव डायनेस्टी स्टैब्लिश हो गई थी। स्लेव डायनेस्टी किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, स्लेव डायनेस्टी। और अगर हम स्लेव डायनेस्टी की बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टैब्लिश की गई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, तो कुतुब मीनार बनवाया था, जिसका बाकी का वर्क किसने करवाया था, तो उसके दामाद ने। मुझे याद नहीं आ रहा आपका फर्स्ट नेम क्या था, सॉरी फॉर दैट। स्लेव डायनेस्टी, तो इसको, इसके वे मेन हेड कौन हो गए, इनके द्वारा शुरू की गई, तो इनको शुरू किया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसके बाद उनके दामाद आ जाते हैं। दामाद के हम वैसे भी वो स्लेव ही रहते, बट वो अपनी बेटी से इसका शादी करवा देते हैं, तो वो इल्तुतमिश रहते हैं। इल्तुतमिश के बाद फिर रजिया सुल्तान आ जाती है, और रजिया सुल्तान आपको पता होगा कि फर्स्ट वुमेन है हु बिकम द रूलर। ठीक है, क्योंकि उनके ड्रेसिंग सेंस वगैरह सब कुछ क्या थी, एक मेल की तरह ही वो रखती थी पूरी तरीके से। ओके, लेट्स मूव। मॉडर्न हिस्टोरियन अकाउंट्स अबाउट एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्टोरियन जिन्होंने बात की है, जिन्होंने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को लेकर के किताबें लिखी है या कुछ भी चीजें की है, तो उनके बारे में। ओके, तो आपसे सवाल ये हो सकता है, हु ट्रांसलेटेड मनुस्मृति इन इंग्लिश, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो मनुस्मृति वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, ठीक है, एज अ कोड ऑफ जेंटू लॉ, और इन 1776। तो ये हो जाएगा मनुस्मृति वाज ट्रांसलेटेड एज, तो कौन से ईयर में किया गया, एक सवाल ये आपसे बनेगा, 1776। और मनु जो थे उन, एक ये चीज होती है कि किसी भी चीज की प्रिविलेंट आपके लाइफ में हमेशा बनी रहती है, किसी को भी आप उठा कर देखो, तो वही चीज है यहाँ पर भी, कि अगर आपके साथ कोई चीज हुई है तो वो आपकी प्रिविलेंट आगे तक कवर करेगा ही। जैसे सपोज करते हैं, जैसे इसको हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जब हम सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर बात करेंगे। हु ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश, एक सवाल ये बन सकता है। तो अगर हम बात करें कि हु ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश, तो इट इज विकेंस। विकेंस थे जिन्होंने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो एग्जाम में आपसे ये सवाल भी हो सकते हैं, हु ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश, तो इट इज विकेंस। ओके, इन विच ईयर भगवत गीता वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। ओके, तो इट इज ट्रांसलेटेड इनटू 1785। 1780, it is translated into 1785. Okay, let's move to next question. Vincent Arthur Smith wrote the first systematic
हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया इन हिज अर्ली बुक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। विंसेंट आर्थर स्मिथ जो थे, उन्होंने सिस्टमेटिक हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया लिखी है। उनकी बुक का नाम क्या है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन, A.L. Basham wrote the book The Wonder The Wonder That Was India। क्या इंडिया क्या हुआ करता था, कि हम लोग इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा करते थे, बट वो सोने की चिड़िया तो अब लुट चुकी है बाय द वे। आरसी मजूमदार wrote the history and culture of। आरसी मजूमदार, ये सब क्या है? ये सब मॉडर्न हिस्टोरियंस है, ठीक है। तो आपने आरसी मजूमदार वगैरह का नाम आपने सुना भी होगा। तो wrote the history and the culture of Indian people। ओके, हिस्ट्री को हम लोग डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। तो अभी मैंने आपको बताया था कि हर्षवर्धन की डेथ तक एंशिएंट हिस्ट्री होती है। हर्षवर्धन की डेथ तक, इसका मतलब क्या है? आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन की डेथ के बाद मिडाइवल इंडिया शुरू हो जाता है। ओके, एट लास्ट पॉइंट वापस एक सेकेंड। आरसी मजूमदार wrote the history and culture of the Indian people। और जितने भी मैंने पिछले पेज पे बात की वो सब कौन है? तो वो सब हिस्टोरियंस हैं, ठीक है। देन आफ्टर एंशिएंट के बारे में मैं बात करूं तो एंशिएंट किसके टाइम पीरियड तक था? तो एंशिएंट खत्म आपका होता है एट द डेथ ऑफ हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन की डेथ के बाद, तो हर्षवर्धन कब बड़ा था? एनीवन? व्हेन हर्षवर्धन डाइड? पुलकेशिन 2 का जब युद्ध हो रहा था ना, उस वक्त मारा था शायद। ओके, तो हर्षवर्धन के टाइम पे कैपिटल क्या हुआ करती थी? तो कन्नौज हुआ करती थी। ओके, हर्षवर्धन के टाइम पे कैपिटल क्या हुआ करती थी? कन्नौज। जो भी रूलर कन्नौज पे अगर रूल करेगा तो वो आपका वेस्ट पे भी रूल करता था। जैसे समझते हैं कि अगर ये, इफ दिस इज अ मैप ऑफ इंडिया और यहाँ कन्नौज है और कन्नौज के ऊपर आगरा हो गया, आगरा के बाद ये दिल्ली हो गया, ठीक है। तो क्या है, जितने भी लोग हैं ये कन्नौज पे, ये कन्नौज और ऊपर होगा थोड़ा, ठीक है। तो कन्नौज पे जो भी रूल करेगा वो वेस्ट के ऊपर भी रूल कर सकता है, वो ईस्ट के ऊपर भी रूल कर सकता है, अब वो साउथ को भी देख सकता है। क्यों? क्योंकि जितने भी ट्रेड होंगे ये इसी रास्ते से ही तो गुजरेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल है या यहाँ पे कोई है, उसको अगर कुछ ट्रेड करनी है तो वो कहाँ से करेगा? दे विल डेफिनेटली गो थ्रू कन्नौज, या बीच के रीजन से उसको क्रॉस करना पड़ेगा। उसी तरीके से वेस्ट वाले कहाँ से क्रॉस करेंगे? बीच के सेंटर से। तो अगर जिसका भी पावर सेंटर पे है तो वो क्या करेगा? वो पूरे इंडिया पे रूल करेगा। जैसे अभी हम कहते हैं ना कि दिल्ली इज द हार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दिल्ली कहाँ है? दिल्ली एक सेंटर है जहां से हम पूरे इंडिया पे रूल कर रहे हैं, और अभी भी वो दिल्ली बना हुआ है सेंटर, ठीक है। कब? आफ्टर 1905 के बाद, ठीक है, बंगाल के, जब आपका पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो आपको ईयर भी याद होना चाहिए, जैसे 1905 मैंने एक बता दिया। तो ये सब चीज हम लोग आगे कवर करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी कभी याद रहने चाहिए। 1905, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, और 1911 में फिर से उसको मिला दिया जाता है। इसी टाइम पे मुस्लिम लीग्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ओके, तो हर्षवर्धन की डेथ कब हुई थी? तो दे डाई इन 647 एडी। दे डाइड इन 647 एडी। ओके, हर्षवर्धन को हराया किसने गया था? सवाल यहाँ से बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बस इतना समझ लीजिए कि बैटल ऑफ नर्मदा हुई थी, ठीक है। बैटल ऑफ नर्मदा हुई थी, और नर्मदा कहाँ पे है? तो आपको याद होगा, नर्मदा, तापी, विंध्यास का रेंज आपको याद आ रहा होगा कुछ। मैप जब मैंने बताया था इंडिया का मैप, तो मैंने कुछ चीजें बताई थी यहाँ पे। लेट मी रब दिस फर्स्ट। ओह शिट, undo option is not available। okay,
तो क्या हुआ था, बैटल ऑफ नर्मदा। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कौन सी नदी, नर्मदा है, देन आफ्टर यहाँ पे तापी है उसके जस्ट नीचे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नर्मदा कहाँ पे है, तो ताकि आपको बहुत सारी चीजें उससे याद रहेंगी कि नर्मदा कहाँ पे है। नर्मदा के ऊपर में विंध्यास हो गया, उसके नीचे में सतपुड़ा हो गया, उस दोनों के बीच से नर्मदा रिवर बहती है। तो ये चीज है। तो ये कौन से ईयर में इसकी डेथ हुई, 647 में। 647 के बाद क्या शुरू हो गया, वी स्टार्टेड मिडाइवल इंडिया। ठीक है, उसके बाद मिडाइवल इंडिया कब तक रहता है, मिडाइवल इंडिया कब तक रहता है? सर हर्षवर्धन की डेथ के बाद ही बसोवर्मा ने थ्रोन संभाला यहाँ, उसका किंगडम। देखो, कभी भी कोई भी चीज जब सेंट्रल पावर जब खत्म होगी तो किंगडम डेफिनेट सी बात है कि बटेगा। ठीक है, चाहे कहीं किसी को भी आप उठा के देख लीजिए, तो वहां पे आपके किंगडम का डिवीजन होगा। सेवनटीन फिफ्टी सेवन से 1800 तक। और कोई? 1500 तक। 1500, 1526 में तो अकबर ही आया, बाबर ही आया था 1526 में। तो मिडाइवल इंडिया तो बाबर तक तो चल ही रहा था, बाबर अकबर इन सब पे तो था ही मिडाइवल तक। 1857, सर 1708। देखो, ये सब चीज का कोई एक वो टाइम पीरियड वैसा डिफाइन ऐसे होता नहीं है, लेकिन हाँ एंशियंट को लेकर ये कहा जाता है कि जहां से हर्ष की डेथ हो गई वहां से मिडाइवल आपका शुरू हो जाता है और एंशियंट खत्म हो जाती है। ठीक है, और अगर हम मिडाइवल की बात करें तो मिडाइवल आपको आप इस तरीके से कह सकते हो कि 18th सेंचुरी की बिगिनिंग तक या 18th सेंचुरी की मिड तक। ठीक है, यानी मिड ऑफ 18th सेंचुरी आप इसको कह सकते हो। इसलिए आप इसको कह सकते हो क्योंकि क्या होता है कि 1707 में आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब, ठीक है, और 1757 तक पूरी तरीके से पावर्स जो हैं 1757 और 1764, 1757 बैटल ऑफ प्लासी एंड 1764 बैटल ऑफ बक्सर, इन दोनों की लड़ाई के बाद करीब करीब सारी पावर्स जो है वो मुगल से छीन करके चली जाती है इंग्लिश के पास, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ठीक है, तो ये दोनों से भी सवाल वैसे होते हैं, 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर। और यहीं पे कॉन्सेप्ट एक आ जाता है मीर जाफर का। ठीक है, मीर जाफर इज अ कल्प्रिट एंड ऑल दिस, ये सारी चीजें उठकर आ जाती हैं यहाँ पे। ओके, तो मिडाइवल हिस्ट्री कहाँ तक आपकी चल रही है, तो अप्रॉक्स 1707 कह लो या 1757, यानी 18th सेंचुरी आप इसको कह सकते हो। ओके, और उसके बाद से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाती है। तो बहुत सारी किताब में आपको मिलेगा ये आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब हमारी मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाती है। ओके, देन प्री हिस्टोरिक। व्हाट इज प्री हिस्टोरिक? तो प्री हिस्टोरिक उसको कहते हैं जहां पे बहुत सारी चीजें रिटर्न नहीं होती है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो बहुत बड़े स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाता है, तो और उसमें तीन चार ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं, तो जस्ट राइट इट डाउन। द पीरियड which does not have any written evidence, the period which does not have any written evidence
The period which does not have any written evidence is called prehistoric period. The period which does not have any written evidence the period which does not have any written evidence is called prehistoric period. Next one, what is historic period? इसमें लिखिए the time after which we get written description. The time after which we get written description is called historic period. The time after which we get written evidence is called historic period. Okay, and last one is proto-historic period. So just write it down. It refers to the period. It refers to the period between prehistoric and historic period. Proto-historic period, it refers to a period between prehistoric and historic period. तो इसका मतलब क्या है? प्रीहिस्टोरिक में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, रिटन एविडेंस नहीं था. हिस्टोरिक में क्या है? कुछ लिखा हुआ है. ठीक है, तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो. इट इज अ पीरियड हैविंग shreds of evidence, SHREDS, shreds of evidence of a script which is still not deciphered. सर ये वाला थोड़ा पहले से बताएंगे. Which one? प्रोटो हिस्टोरिक के बाद आपने जो रिपीट किया थोड़ा धीरे. It is a period having